ये जो आप देख रहे हैं, ये एक तेल का ड्रम है जिस पर एक देश के प्रेसिडेंट का चेहरा बना हुआ है। इसके साथ एक डंडा बंधा है। लोग एक सिक्का डालते हैं, डंडा उठाते हैं और प्रेसिडेंट को पीट कर हंस देते हैं। जब पुलिस पहुंची तो उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो हंसते हुए नागरिकों को गिरफ्तार करें या इस ड्रम को। पुलिस ने ड्रम को गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन ये तस्वीर दुनिया भर के अखबारों में छप गई। ये कहीं जंतर मंतर का सीन तो नहीं है? नहीं, ये बेलग्रेड है, सर्बिया की राजधानी, और ये साल 2000 की बात है। और अब ये देखिए, ये दिल्ली है, मई 2026। चीफ जस्टिस के एक रिमार्क के सिर्फ 72 घंटे के अंदर एक नई पार्टी खड़ी हो गई, कॉकरोच जनता पार्टी। लोगो तैयार था, स्लोगन तैयार था, मर्चेंडाइज तैयार थे और मीडिया कवरेज भी तैयार था। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इस 72 घंटे में बनी पार्टी के पीछे असल में 50 साल पुरानी एक स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट की डॉक्ट्रिन बोस्टन में लिखी गई थी, इसकी ट्रेनिंग बेलग्रेड में दी जाती है, इसका स्टेज ओस्लो में सजता है, इसे चलाने का लाइसेंस न्यूयॉर्क की एक रिपोर्ट से मिलता है और इसका चेक एक इंडियन एड्रेस पर डिलीवर हो चुका है। हम ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाएंगे, पेज नंबर के साथ, और वीडियो के आखिर में हम आपसे एक शर्त भी लगाएंगे। तो इस कहानी को शुरू कहां से करें? देखो, 1973 से बोस्टन के एक प्रोफेसर से, जिसकी लिखी हुई किताब आज जंतर मंतर पर लागू की जा रही है। बोस्टन, अमेरिका। यहाँ एक स्कॉलर रहते थे जिनका नाम था जीन शार्प। वो कोई एक्टिविस्ट नहीं थे, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए प्रोफेसर थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सवाल पर लगाई, बिना गोली चलाए सत्ता कैसे गिराई जाती है। उनका जवाब ये था कि हर हुकूमत कुछ पिलर्स पर टिकी होती है, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, कोर्ट्स और सबसे जरूरी लेजिटिमेसी, यानी लोगों का भरोसा। अगर लोग मानना बंद कर दे तो पिलर गिरते हैं और पिलर गिरे तो पूरी इमारत गिर जाती है। 1973 में शार्प ने अपनी रिसर्च पब्लिश की जिसका नाम था 198 मेथड्स ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन। और ध्यान दीजिए, लिस्ट कोई जेनरिक ज्ञान नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक है। इसमें लिखा है, चीजों के नए नाम और नए साइंस बनाओ, ह्यूमरस स्किट्स और प्रैंक्स करो, स्लोगन्स, कैरिकेचर्स और सिंबल्स का इस्तेमाल करो, सत्ता का मजाक उड़ाओ। ये सब नंबर्ड मेथड्स हैं, बिल्कुल किसी रेसिपी बुक के पेजेस की तरह। और जब हम मई 2026 के जंतर मंतर तक पहुंचेंगे तो आप इन नंबर्स को खुद पहचान लेंगे। एक मिनट रुकिए। प्रोटेस्ट करना और सत्ता का मजाक उड़ाना तो दुनिया हमेशा से करती आई है, इसके लिए किसी मैनुअल की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही सवाल है हिमांशी, और इसीलिए अगला साल इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, 1983 में शार्प ने इसी बोस्टन में एक संस्था खड़ी कर दी, एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूशन। अब ये सिर्फ एक प्रोफेसर की थ्योरी नहीं रही थी, अब ये एक इंस्टीट्यूशन था जिसके पास फंडिंग थी और फेलोज थे। फिर 1993 में शार्प ने बर्मा के एक्टिविस्ट के लिए एक पतली सी किताब लिखी, फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी। वो किताब फोटोकॉपी होती हुई बॉर्डर्स पार करने लगी और आज वो 30 से ज्यादा भाषाओं में मौजूद है। दुनिया इसे रजीम चेंज का यूजर मैनुअल कहती है। और ये बोस्टन वाला पता अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि इसी शहर के कैंपस सर्किट में दशकों बाद कॉकरोच जनता पार्टी का एक चेहरा पड़ने आएगा। उस सवाल पर हम आखिर एक्ट में देखिए वापस आएंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि मैनुअल सिर्फ कागज होता है, लेकिन कागज को हथियार बनाने के लिए हमें चलना होगा सर्बिया। सर्बिया, साल 2000। वहां का शासक था स्लोबोडन मिलोसेविच, जिसे दुनिया बुचर ऑफ द बाल्कन्स कहती थी। उसके खिलाफ स्टूडेंट्स की एक मूवमेंट खड़ी हुई जिसका नाम था ऑटपर। और ऑटपर ने रैली नहीं निकाली, ऑटपर ने जोक्स किए। वही ड्रम जो आपने वीडियो के शुरू में देखा, वो ऑटपर का ही कमाल था। उसका डिजाइन ऐसा था कि सरकार कुछ भी करे, हार उसी की होती है। इस तरीके का नाम है डिलेमा एक्शन, और बिल्कुल यही डिजाइन आपको मई 2026 के जंतर मंतर के स्टंट्स में दिखेगा। ऑटपर का देखिए सिंबल था एक क्लेंच्ड फिस्ट और स्लोगन था गॉट अवे, मतलब खत्म हो गया। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जब रजीम ने इन लड़कों को गुंडे, नशेड़ी और देशद्रोही कहा तो ऑटपर ने वो गालियां अपनी टी शर्ट्स पर छाप ली। उन्होंने गिरफ्तारी को शर्म नहीं, बैज ऑफ ऑनर बना दिया। अरेस्टेड होना कूल हो गया।
अक्टूबर 2000 में मिलोसेविच गिर गया और ऑटपोर के ट्रेनर्स ने बाद में खुद माना कि उनकी प्लेबुक जीन शार्प की वही फोटोकॉपीड किताब थी। अब एक सेकंड के लिए जरा सोचिए, रजीम की दी हुई गाली को अपना नाम बना लेना, क्या ये फॉर्मूला आपको किसी पार्टी के नाम की याद दिलाता है? कॉकरोच शब्द को पकड़ कर रखिए, हम वापस आएंगे। चलो ये मान लिया, लेकिन एक देश में एक बार कुछ हो गया तो उससे कोई पैटर्न तो नहीं बन जाता? एक बार नहीं हुआ। जॉर्जिया, साल 2003, और पोर के वेटरन्स ने वहां के स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। मूवमेंट बनी कमाओ मतलब इनफ, और रिजल्ट था रोज रेवोल्यूशन। शेवार्ड शेवरनाडजे बाहर, यूक्रेन, साल 2004, मूवमेंट बनी पोरा। टेम्पलेट वही रहा, बस इस बार एक रंग को आइडेंटिटी बना दिया गया, ऑरेंज। रिजल्ट था ऑरेंज रेवोल्यूशन। 3 देश, 4 साल और एक ही स्क्रिप्ट। और फिर 2003 और 2004 में ऑटपोर के 2 वेटरन्स ने इस काम को बकायदा बिजनेस बना दिया। स्रा पोपोविच और टेलीकॉम कारोबारी स्लोबोडान घिनोविच ने बेलग्रेड में एक कंपनी खोली, कैनवस, यानी सेंटर फॉर अप्लाइड नॉन वायलेंट एक्शन एंड स्ट्रैटेजीज। पोपोविच इसका देखिए चेहरा और ट्रेनर है, घिनोविच इसका फंडर है और आज भी कैनवस के खर्चे का बड़ा हिस्सा खुद उठाता है। और तीसरा फाउंडर है इवान मारोविच। अब रेवोल्यूशन एक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन चुका था। वर्कशॉप और करिकुलम के साथ कैनवस अपनी वेबसाइट पर खुद लिखता है कि उसने 50 से ज्यादा देशों के एक्टिविस्ट के साथ काम किया है और इन 3 देशों के 3 मूव्स अपने दिमाग में रख लीजिए आप। गाली का बैच, डिलेमा एक्शन और एक सिंबल। मई 2026 के जंतर मंतर पर आपको ये तीनों एक साथ दिखेंगे। अब साल 2005 में चलते हैं न्यूयॉर्क। यहाँ थॉर हेलवर्सन नाम के एक्टिविस्ट ने एक संस्था बनाई, ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, जिसकी चेयर आज यूलिया नेवल हैं। HRF हर साल एक बड़ा इवेंट कराता है जिसका नाम है ओस्लो फ्रीडम फोरम। और यहाँ एक बात ध्यान से समझ लीजिए, ओस्लो फ्रीडम फोरम कोई अलग संस्था नहीं है, वो HRF का ही स्टेज है। और उस स्टेज पर हर साल एक फ्रीडम फेलोशिप लॉन्च होती है। उसे चलाता कौन है? वही स्रा पोपोविच और उसकी कैनवस। तो अब इस इमारत की देखिए 3 मंजिलें तैयार हो चुकी हैं। बोस्टन में डॉक्ट्रिन, बेलग्रेड में ट्रेनिंग और ओस्लो और न्यूयॉर्क में स्टेज। और अब इस असेंबली लाइन का सबसे डॉक्यूमेंटेड प्रोडक्ट देखिए, इजिप्ट। 2009 में इजिप्ट के अप्रैल 6 यूथ मूवमेंट का एक लीडर मोहम्मद आदिल बेलग्रेड गया और वहां कैनवस की बकायदा ट्रेनिंग ली। वापस आकर अप्रैल 6 ने अपना लोगो वही ऑटपोर वाली क्लेंच्ड फिस्ट रख लिया एज इट इज। 2011 में तहरीर स्क्वायर हुआ और मुबारक चला गया। और ये दावा हम नहीं कर रहे, ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की 2011 की रिपोर्ट है जिसका नाम है रेवोल्यूशन यू, और यही बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापी। ये वेस्टर्न मेनस्ट्रीम प्रेस का देखिए अपना रिकॉर्ड है। तो फिर इसमें सीक्रेट क्या रहा? अगर ये सब कुछ छपा हुआ है तो कॉन्स्पिरेसी कहाँ हुई? यही तो असली बात है, कोई कॉन्स्पिरेसी है ही नहीं, सब कुछ लीगल है और सब कुछ पब्लिश्ड है। पोपोविच ने तो 2015 में एक किताब भी लिख दी, ब्लूप्रिंट फॉर रेवोल्यूशन, जिसमें वो इन टैक्टिक्स को सेलिब्रेट करता है और इन्हें एक नाम देता है, लफ्टिविज्म। इसका टेड टॉक भी मौजूद है। मेथड कभी सीक्रेट नहीं होता, सीक्रेट सिर्फ ये होता है कि अगला कस्टमर कौन होगा। इजिप्ट का कस्टमर डॉक्यूमेंट हो चुका है कागज के साथ। इंडिया का कस्टमर कौन था? ये सवाल हम वीडियो के आखिरी हिस्से में पूछेंगे, जंतर मंतर पर खड़े होकर। लेकिन उस सवाल से पहले एक और बड़ा सवाल हमारा रास्ता रोकता है और उसके लिए हमें गांधी जी के पास जाना होगा। ये सवाल मैं पूछती हूँ क्योंकि हर देखने वाले के मन में यही चल रहा होगा। जीन शार्प ने खुद कहा था कि इन्होंने गांधी जी से ही सीखा है, तो ये 198 मेथड्स तो असल में गांधी जी के ही तरीके हुए ना? क्या आप सत्याग्रह को विदेशी साजिश बता रहे हैं? नहीं, और इस सवाल का जवाब ही इस पूरी वीडियो की चाबी है मानसी। देखो, गांधी जी का सत्याग्रह एक व्रत था। एक देश के लोग अपनी जमीन पर अपनी लड़ाई लड़ते थे और उसकी कीमत खुद चुकाते थे। गांधी जी उपवास अपने आप पर करते थे, आत्मा शुद्धि के लिए, और कई बार तो अपने ही लोगों के खिलाफ करते थे। उनके यहाँ मेथड और एथिक्स एक ही चीज थी,
उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। अब देखिए शार्प ने क्या किया। शार्प ने खुद लिखा कि नॉन वायलेंस इसलिए नहीं चलती कि वो मॉरली सुपीरियर है, वो इसलिए चलती है कि वो स्ट्रैटेजिकली इफेक्टिव है। ये एक लाइन ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी एक लाइन ने सत्याग्रह को धर्म से टेक्नोलॉजी बना दिया। और टेक्नोलॉजी की अपनी कोई नियत नहीं होती। एक क्रोबार चाहे रेस्क्यू के लिए बनाया गया हो या चोरी के लिए, दरवाजा वो दोनों का खोल देता है। गांधी जी के सामने एक अंग्रेजी हुकूमत थी जिसे पूरा देश विदेशी मानता था, लेकिन इस टूलकिट के अंदर ऐसा कोई सेंसर है ही नहीं जो ये चेक करे कि टारगेट सच में डिक्टेटर है या नहीं। ये टूलकिट दरअसल लेजिटिमेसी के पिलर्स पर हमला करता है और एक चुनी हुई सरकार भी उन्हीं पिलर्स पर खड़ी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि लिबरेशन टूलकिट और डिस्टेबलाइजेशन टूलकिट के बीच सिर्फ एक चीज का फर्क है, टारगेट पर लगा लेबल। जो लेबल कंट्रोल करता है वही लाइसेंस कंट्रोल करता है। ये बात याद रख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के आखिरी हिस्से में यही लेबल एक रिपोर्ट की शक्ल में वापस आएगा और इस रिपोर्ट के ठीक 3 महीने बाद जंतर मंतर पर एक नई पार्टी खड़ी हो जाएगी। गांधी जी ने सत्याग्रह को धर्म बनाया था, इन लोगों ने उसे सॉफ्टवेयर बना दिया और इस सॉफ्टवेयर की अपडेट्स बेलग्रेड से आती हैं। इसलिए हम गांधी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम गांधी के प्लेजरिस्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। अब इस टाइमलाइन पर इंडिया की एंट्री होती है और वो भी 3 धागों के साथ। पहला धागा, साल 2013 अमेरिका रनबैक्सी केस में एक विसल ब्लोअर को हिस्टोरिक सेटलमेंट मिलता है। उस विसल ब्लोअर का नाम है दिनेश ठाकुर और उन्हें करोड़ों का पे आउट मिलता है। इसी पैसे से आगे चलकर एक फाउंडेशन बनेगा। ये नाम अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि वीडियो के आखिरी एक्ट में यही नाम कॉकरोच जनता पार्टी के एक को कन्वीनर तक सीधा पहुंचेगा। दूसरा धागा, साल 2015 इंडिया अवार्ड वापसी का दौर शुरू होता है और साहित्य अकादमी के सम्मान लौटाए जाने लगते हैं। अब जीन शार्प की लिस्ट खोलिए तो उसमें सम्मान लौटाना भी एक नंबर्ड मेथड है। हम ये नहीं कह रहे कि 2015 की अवार्ड वापसी कैनवस ने करवाई थी, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस रेpertoire के अलग अलग मूव्स इंडिया में पहले भी फील्ड टेस्ट हो चुके हैं। यानी जो फॉर्मेट 2026 में जंतर मंतर पर चलेगा वो यहाँ पहले से प्री इंस्टॉल्ड था। अब तीसरा धागा सबसे ठोस है। जनवरी 2016 गोवा, पहला LSE इंडिया समिट। वहाँ एक रिकॉर्डेड डायलॉग होता है जो मार्च 2016 में LSE साउथ एशिया ब्लॉग पर पब्लिश होता है। एक तरफ है स्ट्रा पोपोविच, वही कैनवस के को फाउंडर, और दूसरी तरफ है योगेंद्र यादव। विषय क्या था? नॉन वायलेंट मास मूवमेंट्स बनाने की प्रैक्टिकलिटीज। यादव अपने CSDS और पोस्ट आप अनुभव से एक सूटेबल इंस्ट्रूमेंट ढूंढने की बात करते हैं और पोपोविच समझाते हैं कि मूवमेंट का फॉर्म बदला जा सकता है, बस वैल्यूज वही रहनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट्स के मुताबिक यादव लेफ्टिज्म और डेल्मा एक्शंस के इस्तेमाल के पक्ष में भी बोलते हैं। लेकिन 2 लोग एक कॉन्फ्रेंस में मिले और आइडियाज पर बात कर ली। ये तो एक एकेडमिक डिस्कशन हुआ, इसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है और इसीलिए हम इसे वही कहेंगे जो ये है, एक ऑन द रिकॉर्ड डायलॉग, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। लेकिन एक चीज आप नोट कर लीजिए, 2016 में हिंदुस्तान के एक सीनियर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के सामने ये पूरा वोकैबुलरी रखा जा चुका था। लेफ्टिज्म, डिलेमा एक्शंस, सूटेबल इंस्ट्रूमेंट। हमने ये डायलॉग 2022 में ही ट्वीट कर दिया था और 2026 में जंतर मंतर पर क्या दिखा? वही वोकैबुलरी, इस बार एक्शन में। डायलॉग एक दस्तावेज है, उसके आगे जो भी है वो एक सवाल है और हम उसे सवाल ही रहने देंगे। अब इस इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल देखते हैं, पैसा। यहाँ 3 नाम आते हैं और तीनों के एविडेंस का वजन अलग अलग है, इसलिए हम तीनों को अलग तरह से पेश करेंगे। पहला नाम है जॉर्ज सोरोस। डावोस, जनवरी 2020। सोरोस ने नेशनलिस्ट सरकारों से लड़ने के लिए $1 बिलियन का ऐलान किया और अपनी चिंता में मोदी का नाम भी लिया। ये उनकी अपनी पब्लिश्ड स्पीच में दर्ज है। फिर आता है फरवरी 2023, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। स्टेज पर खड़े होकर सोरोस कहते हैं कि मोदी इज नो डेमोक्रेट, कि अडानी एपिसोड से सरकार पर उनकी पकड़ कमजोर हो सकती है और इसमें उन्हें डेमोक्रेटिक रिवाइवल का मौका दिखता है। अब ये क्लिप आप खुद सुनिए, हमारी जुबानी नहीं, उनकी। Narendra Modi is no Democrat. Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. एक विदेशी अरबपति एक चुने हुए प्रधानमंत्री के कमजोर होने की कामना कर रहा है और उसे डेमोक्रेसी की भाषा में कह रहा है।
हमें इल्जाम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने खुद सब बता दिया। दूसरा देखिए, नाम है ओमिदयार, यानी ईबे के फाउंडर पियरा ओमिदयार का नेटवर्क। ओमिदयार नेटवर्क इंडिया ने एक दशक में इंडियन डिजिटल मीडिया और सिविक टेक इकोसिस्टम में भारी निवेश किया और 2024 की शुरुआत में इंडिया से एग्जिट का ऐलान कर दिया, ठीक उस दौरान में जब FCRA का शिकंजा कसा जा रहा था। यहाँ कोई म्यूनिक जैसी क्लिप मौजूद नहीं है, इसलिए हम उतना ही कहेंगे जितना रिकॉर्ड कहता है। सोरोस ने इरादे बताए और ओमिदयार ने प्लम्बिंग बनाई। किस किस को पैसा गया, वो पूरी लेजर अपने आप में एक अलग एपिसोड की हकदार है। और तीसरा नाम कौन है? तीसरा नाम वही है जो इस वीडियो के 2 हिस्सों को आपस में जोड़ता है, दिनेश ठाकुर, एक्ट 5 वाला विसल ब्लोअर। लेकिन उसके चेक तक पहुंचने से पहले आपको एक लेबल की कहानी सुननी होगी, क्योंकि बिना लेबल के ये पूरा सिस्टम चल ही नहीं सकता। याद है एक्ट 4 में हमने कहा था कि इस टूलकिट के पास अपना कोई सेंसर नहीं होता, सिर्फ लेबल होता है। अब वो लेबल बनते हुए देखिए। फरवरी 2026 में HRF अपना फ्लैगशिप रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, टिरनी ट्रैकर, और इस ट्रैकर में इंडिया को क्लासिफाई किया जाता है हाइब्रिड अथॉरिटेरियन रिजीम के रूप में। किस ब्रैकेट में? पाकिस्तान के साथ। एक रिपोर्ट ही तो है, रिपोर्ट्स तो दुनिया में सब लोग लिखते रहते हैं। ये रिपोर्ट नहीं है, ये ऑथराइजेशन है। इस इकोसिस्टम के अपने लॉजिक में यही क्लासिफिकेशन वो स्विच है जो डिक्टेटरशिप के टूलकिट को एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ जायज बना देती है। जब तक इंडिया डेमोक्रेसी है तब तक ये सब कुछ डेमोक्रेसी पर हमला कहलाएगा, लेकिन जैसे ही इंडिया अथॉरिटेरियन डिक्लेयर हो गया, वही सब कुछ डेमोक्रेसी डिफेंस बन जाता है। पहले लेबल लगता है, फिर लाइसेंस मिलता है, और लेबल लगाने वाला कौन है? वही HRF, जिसके स्टेज पर कैनवस की फेलोशिप चलती है, यानी क्लासिफायर और ट्रेनर एक ही इमारत में रहते हैं। और अब जरा डेट्स देखिए। फरवरी 2026 में इंडिया को अथॉरिटेरियन का लेबल मिलता है। मई 2026 में सिर्फ 3 महीने बाद जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हो जाती है। मिलोसेविच के खिलाफ इस टूलकिट के पास एक मॉरल एलिबाई थी, वहां बैलेट बॉक्स था ही नहीं, लेकिन इंडिया में तो दुनिया का सबसे बड़ा बैलेट बॉक्स है। 3 बार करोड़ करोड़ वोट्स और एक ही वर्डिक्ट। तो यहाँ ये मशीन किसी मिसिंग इलेक्शन की भरपाई नहीं कर रही, ये एक हो चुके इलेक्शन को ओवरराइड करने की कोशिश है। इनकी भाषा में इसे कहते हैं डेमोक्रेसी डिफेंस। इसका असली तर्जुमा है डेमोक्रेसी को वोटर से बचाना। तो अब मई 2026 में वापस आइए, वहीं जहां से हमने ये वीडियो शुरू की थी। देखिए, चीफ जस्टिस के एक रिमार्क के बाद सिर्फ 72 घंटे के अंदर एक नई पार्टी सामने आती है, कॉकरोच जनता पार्टी। लोगो रेडी, स्लोगन रेडी, मर्चेंडाइज रेडी, कवरेज रेडी। अब आप पूरी वीडियो देख चुके हैं तो इस लॉन्च को दोबारा देखिए, साइड बाय साइड। सर्बिया में रजीम की दी हुई गाली को टी-शर्ट बनाया गया था, यहाँ कॉकरोच रिमार्क को पार्टी का नाम बना दिया गया। मेथड, इंसर्ट एप्रोप्रिएशन। बेलग्रेड में वो ड्रम था जिसमें सरकार जो भी करे क्लिप वायरल होती थी। जंतर मंतर के स्टंट्स का डिजाइन भी बिल्कुल यही है। मेथड, डिलेमा एक्शन। और पोर के पास फिस्ट थी, पोरा के पास ऑरेंज था, और इनके पास कॉकरोच है। एक घिनौनी चीज को रेजिस्टेंस का सिंबल बना देना। मेथड्स, सिंबल्स और रीनेमिंग। और इन सबके ऊपर है टोन। इस स्कूल की पहचान गुस्सा नहीं, हंसी है। सटायर पहले आता है, कन्फ्रंटेशन कभी नहीं आता। CJP की पूरी लॉन्च इसी रजिस्टर में हुई है। ठीक है, टैक्टिक्स मिलती हैं, लेकिन टैक्टिक्स का मिल जाना और टैक्टिक्स का सीखा जाना ये 2 अलग बातें हैं। क्या आपके पास कोई सबूत है कि CJP के लोग बेलग्रेड गए थे, जैसे मोहम्मद आदिल गया था? नहीं है, और हम ये बात कैमरे पर कह रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ वही बोलते हैं जो कागज बोलता है। लेकिन अब 2 कागज आप भी सुन लीजिए। पहला कागज तो खुद दिप्के जी ने दिया है। अगस्त 2026 में बरकादत के शो पर उन्होंने अपना बॉस्टन यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप लेटर और एक्सेप्टेंस लेटर दिखाया और कहा कि उनकी पढ़ाई BU की स्कॉलरशिप और एक एजुकेशन लोन से हुई, जो वो आज भी चुका रहे हैं। यानी बॉस्टन वाली बात अब कोई अफवाह नहीं है, उन्होंने खुद कंफर्म की है डॉक्यूमेंट्स के साथ। और ये वही बॉस्टन है जहां जीन शार्प की एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूशन डेकेड से मौजूद है। वही कैंपस सर्किट जिसके बारे में बॉस्टन ग्लोब ने 2017 में लिखा था कि बॉस्टन की यूनिवर्सिटीज इंटेलिजेंस एक्टिविटी का
मेक्का है जहां विजिटिंग स्कॉलर्स अपना वक्त BU, MIT और हार्वर्ड के सेमिनार्स में नेटवर्क बनाने में लगाते हैं। क्या दीपके कभी AEI के संपर्क में आए? हमें नहीं पता और इसलिए हम इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। उन्होंने फीस का जवाब दे दिया, स्कॉलरशिप और लोन। तो अब हम सिर्फ वो सवाल पूछेंगे जो उस जवाब के बाद बचते हैं। स्कॉलरशिप लेटर में रकम कितनी लिखी है? क्या वो पूरी ट्यूशन फी कवर करती थी? बॉस्टन जैसे महंगे शहर में 2 साल रहने का खर्चा कैसे चला? और लोन किस बैंक से है? ये सवाल RTI एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने भी अपनी कंप्लेंट्स में उठाए हैं, जिनकी जांच अभी किसी अथॉरिटी ने पूरी नहीं की है। इसलिए हम इन्हें सवाल ही कहेंगे, फैसला नहीं। देखिए, दूसरा कागज ज्यादा सीधा है। दिनेश ठाकुर, वही एक्ट 5 वाला नाम, रनबैक्सी सेटलमेंट के पैसे से बना ठाकुर फैमिली फाउंडेशन। अमेरिका में हर फाउंडेशन का हर ग्रांट IRS के सामने फाइल होता है फॉर्म 990 PF में, और वो पब्लिक रिकॉर्ड होता है। हमने वो फाइलिंग्स निकाल ली। 4 साल 2019 से 2022 तक 237 ग्रांट्स, लगभग $2 मिलियन और 162 रिसिपिएंट्स, जिनमें जर्नलिस्ट, RTI प्रैक्टिशनर्स और लीगल रिसर्चर्स शामिल हैं। $2 मिलियन सोरोस के बिलियन के सामने ये तो कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा हिमांशी, और इसीलिए ये देखना जरूरी है कि ये पैसा गया कहाँ। ये कोई इकोसिस्टम बिल्डिंग नहीं है, ये नामजाद लोगों को नामजाद काम के लिए दिए गए छोटे और प्रिसाइज चेक है। सोरोस अगर आर्टिलरी है तो ये स्नाइपर है। और अब वो एक एंट्री देखिए जो इस वीडियो के 2 हिस्सों को आपस में जोड़ती है। सौरभ दास, RTI एक्टिविस्ट जो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन से जुड़े रहे हैं और जो आज कॉकरोच जनता पार्टी के को कन्वीनर हैं। और हम ये भी साफ कर दें कि हमने इस नाम के हर कथित कनेक्शन की जांच की है। जो लिंकेजेस साबित नहीं हुए, जिनमें कैनवस से सीधा रिश्ता भी शामिल है, उन्हें हमने अपनी फाइल से निकाल दिया है। हम सिर्फ वही कह रहे हैं जो रिकॉर्ड कहता है। जिस आदमी के हाथ में आज इस नई पार्टी का झंडा है, उस तक या उस संस्था तक जिससे वो जुड़े थे, एक विदेशी फाउंडेशन का चेक पार्टी बनने से पहले ही पहुंच चुका था। तो अब सर्कल पूरा हो गया है। डॉक्ट्रिन बॉस्टन से आई, ट्रेनिंग का मेथड बेलग्रेड से आया, स्टेज ओस्लो में सजा, लेबल न्यूयॉर्क से लगा और चेक की डिलीवरी एक इंडियन एड्रेस पर हुई। हर मंजिल लीगल है और हर मंजिल पब्लिश्ड है, लेकिन इमारत एक ही है और इस इमारत की लिफ्ट सीधी जंतर मंतर में खुलती है। हमने आपको पूरी स्क्रिप्ट दिखा दी, पेज नंबर्स के साथ। अब वही शर्त जिसका वादा हमने वीडियो के शुरू में किया था। अगर ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है तो आगे कुछ भी मैच नहीं करेगा, लेकिन अगर ये वही मैनुअल है तो अगले 6 महीने में आप जंतर मंतर पर ये 5 मूव्स जरूर देखेंगे। पहला, मॉक अवार्ड्स, यानी जजेस या अफसरों को दिए गए व्यंग्य भरे सम्मान। दूसरा, डेमोक्रेसी की मौत का मातम, कॉफिन के साथ जुलूस। तीसरा, एक पहना या उठाया जा सकने वाला कॉकरोच सिंबल, पिन या मास्क की शक्ल में हर जगह। चौथा, पुलिस से दोस्ती के स्टेज्ड मूवमेंट्स, फूल और पानी की बोतलें कैमरा के सामने। और पांचवा, कोई पैरेलल इंस्टीट्यूशन जैसे पीपल्स कोर्ट या शैडो कमीशन। और अगर ये 5 चीजें साथ में हो गई तो? एक सेकेंड, चौथा वाला मूव तो शुरू भी हो चुका है। बरखा दत्त वाले इस इंटरव्यू में दीपके ने खुद कहा कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट को आम नागरिकों का सपोर्ट मिला, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। 3 लोग मास्क पहनकर उनका धन्यवाद करने आए। लोअर रैंक्स उनसे सिंपैथेटिक थे और ऊपर वाले होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स पर चल रहे थे। अब शार्प की लिस्ट याद कीजिए। कांस्टेबल को अपना बनाओ, कमांड को अकेला करो। इसी को पिलर इरोजन कहते हैं। दीपके सिर्फ मूव नहीं कर रहे, वो नेशनल इंटरव्यू में डॉक्ट्रिन की लैंग्वेज बोल रहे हैं। नीचे वाले हमारे, ऊपर वाले रजीम के, यानी हमारी 5 प्रेडिक्शंस में से एक तो एनवेलप सील होने से पहले ही चलने लगी है। तो फिर बाकी 4 का क्या? तो ये वीडियो एक रिसीप बन जाएगी। हम ये एनवेलप आज की डेट के साथ सील कर रहे हैं और 6 महीने बाद इसी डेस्क पर इसे खोलेंगे। तब तक आप एक काम कीजिए, जब भी जंतर मंतर से कोई नई क्लिप आए, जीन शार्प की लिस्ट खोलिए और उसका पेज नंबर ढूंढिए। द पैटर्न इज क्लियर। सवाल सिर्फ एक बचा है, ये किताब इन्हें पढ़ाई किसने? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।